बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान और दुनिया। मैं हूं मोहम्मद हसनैन। मशरिक़ी वस्ता में ख़ास तौर के ऊपर ईरान और अमरीका इसराइल जंग में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इन ताज़ा बयानात के अलावा क्या पेशरफ्त अमरीका और ईरान के दरमियान हो रही है। तो हालिया जो बयानात सामने आ रहे हैं, बयानबाजी का जो सिलसिला चल रहा है, ख़ास तौर के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उनकी जानिब से पहले तो एक बड़ी ज़बरदस्त लहर उन्होंने कहा कि ईरान के ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त हमला किया जाएगा। लेकिन एज़ यूजुअल जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानात से यू टर्न लेते हैं, अपने बयानात से पीछे हटते हैं, एक मरतबा फिर से उन्होंने पीछे हटने का सोचा, जिसकी वजह उन्होंने ये बताई कि हमारी सिफारती कोशिशें काफ़ी तेज़ हुई हैं और हम किसी मुआहदे की जानिब बढ़ रहे हैं। इस बात को जवाज़ बनाकर उन्होंने इस हमले को मुआखर किया है। अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान अपने मौक़िफ़ के ऊपर जो पहले दिन से था, आज भी उसी मौक़िफ़ के ऊपर कायम है, डटा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी किस्म की जारियत अमरीका की जानिब से की जाती है तो उसका जवाब ईरान ने पहले भी दिया है, और अब भी अगर अमरीका इन गीदड़ भभकियों से बाज नहीं आता है, कोई छेड़छाड़ करना चाहता है तो करके देख ले, इसका उसको दुगना जवाब भी दिया जाएगा। अब अमरीका न सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, साइकोलॉजिकली भी वो ये कोशिश कर रहा है कि ईरान को किसी डील के ऊपर लाने की कोशिश की जाए, किसी मुआहदे के ऊपर लाने की कोशिश की जाए। लेकिन जैसे ही वो इस जानिब बढ़ता है तो वहीं पर हमलों का दोबारा इंदिया दे दिया जाता है। और अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए सिचुएशन ये हो चुकी है कि आगे कुआं और पीछे खाई। आगे अब मिड टर्म इलेक्शंस भी आने वाले हैं, उसका दबाव भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बढ़ रहा है। और ख़ास तौर के ऊपर अगर हम अमरीकी फ़ोर्स की बात कर ली जाए तो उनकी जानिब से एक अहम बयान आया है, जिसमें अमरीकी जो जनरल हैं उन्होंने ये कहा है कि इज़राइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफ़ाई सामान फ़ौजियों की तादाद में कमी से उन्होंने तशवीश ज़ाहिर की है। कहा है कि हमारे सामान, फ़ौजी साजो सामान जो कि यूटिलाइज़ हो रहा है इस ईरान जंग में, उसमें कमी आ रही है और ख़ास तौर के ऊपर प्रेशर तो एज़ यूजुअल उनके ऊपर बढ़ भी रहा है। और ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा इस वजह से भी मौखिर किया है। क्या ये वजूहात भी इसकी हैं? और वहीं पर अगर मिडल ईस्ट की हम मुआशी सूरत हाल की बात कर लें तो वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है। ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए, आलमी मार्केट में कीमतें यूँ तो ऊपर भी जा रही हैं, नीचे भी आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये कीमतें सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर ही जा रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की वजह से पाकिस्तान का जो मिडिल ईस्ट, ख़ास तौर के ऊपर जो मिडिल क्लास तबका है वो बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर भी है। और अगर हम मिडिल ईस्ट के दीगर ममालिक की बात कर ली जाए, जिसमें भारत है, बांग्लादेश है, उनमें ये कीमतें मुतय्यन हैं, वो इससे ज़्यादा मुतासिर नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर ये सिलसिला इसी तरह से आगे बढ़ता चला गया तो न सिर्फ अमरीका का ये मनसूबा कि वो ईरान की मईशत को मुतासिर करना चाहता है, ईरान को इकनॉमिकली डीरेल करना चाहता है, ये सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा। इसके बाद इस ख़ित्ते की मईशत भी मुतासिर हो सकती है। और इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे और इसके ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब, दिफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और उनके हमरा नाइला चौहान साहिबा, साबिक सफ़ीर हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब की जानिब सबसे पहले बढ़ेंगे। ब्रिगेडियर साहब, ताज़ा तरीन सूरत हाल, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़े हमले का इंदिया दिया, लेकिन उसके बाद फिर से उसको मौखिर किया। वजह ये बताई कि हम किसी हतमी मुआहदे की जानिब बढ़ रहे हैं और अगर वो तेज़ी से मुआहदा होता है तो हम ये हमला नहीं करेंगे। लेकिन हम एज़ यूजुअल हम जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानात से यू टर्न लेते हैं। इस यू टर्न की आप वजह क्या देख रहे हैं? अगर आप गौर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर आप गौर से इन तमाम चीज़ों को देखें तो आप ये इस कंक्लूजन में पढ़ेंगे कि इससे बड़ा बंदर का डुप्लीकेट तमाशा आपने पूरी दुनिया में नहीं देखा होगा, जी। पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। वो एक शख्स होता है ना, बाहर बैठ के बच्चों के सामने बंदर को डुगडुगी पे नचा रहा होता है। हम्म। तो उससे बड़ा तमाशा ये आपको है जो 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 एपैक और जो जो ज्विश लॉबी है, जो जो ज़ियोनिस्ट लॉबी है, जी। वो इस शख्स को, जिसका नाम ट्रंप है, उसको अपनी डुगडुगियों पे नचा रही है, हम्म। अपने हाथों पे खिला रही है। और इसका एक रिफ्लेक्शन जो है जेडी वेंस ने अपनी स्टेटमेंट में दे दी थी। जी। उन्होंने कहा था, जो वीलॉग किया था देखना बार बंदा ने, उसके उसके अंदर उन्होंने कहा यह था कि जी ये जो ट्रम्प के जो नजदीक लोग हैं, जिसका इशारा उनका स्टीव वेटकॉफ और जारेड कुशनर की तरफ था, जी। इनके ऊपर पैसे लगा रहा है जियोनिस्ट लॉबी, ये पैक लॉबी, और ये पैसे लेके और पैसे खा के और इसराइल की जंग को जारी रखना चाहते हैं।
जी। इसराइल और ईरान की जंग को जारी रखना चाहते हैं। और एपेक लॉबी आपको पता है कितनी स्ट्रांग है, ज़ियोनिस्ट लॉबी है हम्म। अमेरिका के अंदर। अभी सऊदी क्राउन प्रिंस ने भी डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा है कि जी आप डायलॉग की तरफ जाएं हम्म। और डायलॉग करें, और उसके ऊपर उसका भी ये बयान आया है कि जी हम डायलॉग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन साथ वो ये कहता है कि जी हम हमला भी कर सकते हैं। असल में ये एक जंग के अलावा एक बहुत बड़ी ये पैसे की गेम है जी। जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है दुनिया में जारी है, क्योंकि इससे ट्रंप और उसकी जो फैमिली, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, वो बहुत पैसा बना रहे हैं। हम्म। और वो पैसा इस बुरी तरह से बना रहे हैं कि जिसमें उनको समझ नहीं आ रही। हम्म। क्योंकि जब वो कहता है कि जी हम मुज़ाकरात करेंगे, तो आपको पता है तेल की कीमतें नीचे आ जाती है। एग्जैक्टली। फिर जैसे वो मुज़ाकरात से पीछे हटता है और कहता है कि हम जंग करेंगे, तो तेल की कीमतें ऊपर चली हम्म। जाती है। तो उसके अंदर जो ये चीज हो रही है, अब उसको उसने बिजनेस बना लिया। यानी war has become a business, and this war has become a biggest business for the Trump and his family। तो हम्म। उसके अंदर आप उसका हैसियत बार नहीं कर सकते कि एक तो वैसे वो करेक्टरलेस आदमी है। एग्जैक्टली। मतलब जो शख्स एप्स्टीन फाइल का मुजरिम हो, हम्म। जिसने मतलब जो उसकी तस्वीरें छपी हों हम्म। छोटी छोटी बच्चियों के साथ, और उसका उसको ये पता हो कि अगर वो प्रेसिडेंटशिप से निकला तो हम्म। उसका मुआवजा भी हो सकता है, तो हम्म। इसलिए दुनिया उसका एतबार भी नहीं करती है। पूरी दुनिया क्या कहती है, ब्रिटिश कांग्रेस के अंदर, हम्म। ब्रिटिश कैबिनेट के अंदर मैं सुन रहा था, एक साहब खिताब कर रहे थे, जी। उन्होंने कहा कि हम एक गैंगस्टर से कॉपरेट कर रहे हैं। हम्म। गैंगस्टर एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहना क्यों कहा उन्होंने, उसकी तो वजह थी ना। एग्जैक्टली। इसलिए उसकी जबान का तो कोई एतबार है नहीं हम्म। कि वो किस तरह फिसलती है और किस टाइम पे फिसलती है। इसलिए कि बुनियादी तौर पे जैसे मैंने आपसे कहा कि एक तो ज़ियोनिस्ट लॉबी वहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, हम्म। वो उसको अपनी इशारों पे नचा रही है। और हम्म। वो नहीं चाहते। अभी ट्रम्प को वो मिल के गया था, वो जो शैतान याहू है, तो हम्म। जब साफ जाहिर है जब वो मिलने आया है और उसको मिल के गया, तो उसने उससे क्या बातचीत की होगी? हम्म। उसने उससे क्या कोई प्यार मोहब्बत की बातचीत तो नहीं की होगी ना। एग्जैक्टली। वो उसने कहा है, उसके बाद जो स्टेटमेंट आई है कि हमने ईरान को जो है वो अपना अमेरिका को फीड किया इंटेलिजेंस रिगार्डिंग दी ईरानियन एटॉमिक एसेट, जो हम चाहते हैं कि जो उसके खिलाफ जो है ईरान कार्रवाई करे। तो ये हम्म। जो तमाम चीज, ये जो सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें अदर दिन डिजॉल्व लॉबी एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है, हम्म। वो पैसे का अपना इसका जो इनकम का पड़ा है। और उसमें कहा यह जा रहा है कि 2025 में ट्रंप ने जो है उसकी जो वैल्यू है वो अपना $1 बिलियन के करीब बढ़ी है। हम्म। और इसी तरह क्रिप्टो, जिसमें क्रिप्टो करेंसी भी शामिल है, क्वाइंट वेंचर भी शामिल है। हम्म। तो ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, हम्म। इसमें जिस तरह अभी हम्म। उसकी नेटवर्थ कही जा रही है कि हम्म। $6.58 बिलियन है, और उसमें ये डील शील सारी सही। शामिल है। तो ये जो पैसे बनाने का चक्कर है, और क्योंकि वो हम्म। बुनियादी तौर पे पैसे सही। बनाने के बिजनेस में रहा है, तो वो अभी अमेरिका की जो प्रेसिडेंसी है जी। उसको भी इस पैसे बनाने के बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सही। रहा है। तो इससे आप समझ जाइए कि हम्म। दुनिया क्यों उसको उसका एतबार नहीं करती, और सही। दुनिया क्यों उसके ऊपर यकीन नहीं करती। और हम्म। ये चीजें जो आने वाले दिनों में आप इसी शेप में देखेंगे सही। कि कभी वो कहेगा कि हम जंग कर रहे हैं, कभी वो कहेगा हम अमन कर रहे हैं, कभी हम्म। वो कहेगा हम पीस की तरफ जा रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं जी मुझे हम्म। सऊदी अरब ने कह दिया, कभी कहेगा जी चाइना ने कह दिया। तो ये हम्म। तमाम चीजें जो है वो उसके जो ध्यान से जो सही। निकलती हैं, वो सही। इन इन चीजों के गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं। सही। वो तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्योंकि अमेरिका के अंदर, बाकी पूरी दुनिया में ये लिखा जा रहा है कि अमेरिका ठीक। को एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक डिफीट हो गई है। और जी। वो जो है क्योंकि बड़ी बोंगियां बहुत मारता है, बड़ियां बहुत मारता है, तो हम्म। वो उस डिफीट के जो का जो टेक्सचर है, उसको वो मेंटली एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उससे बाहर निकलने के लिए बार बार ठीक वो हो ये गया। सही। कड़ियां मारता है कि जी मार देंगे, ये कर देंगे, तहजीबें मिटा देंगे और हम्म। फलाना कर दे। तो वो बुनियादी तौर पे इस किस्म की बातें एक साइकोपैथ करता है। हम्म। और ये साइकोपैथ का जो टेक्सचर है, ये आपको उसके अंदर नजर आ रहा है। सही। मैडम नायला की जाने बढ़ेंगे। मैडम बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब ने भी इसके ऊपर ब्रीफली बात की। साइकोपैथ डोनाल्ड ट्रंप और उनके जिस तरह के बयानात सामने आते हैं, जिस तरह के वो फैसले करते हैं, जिस तरह से वो यू टर्न लेते हैं, वहीं पर ब्रिगेडियर साहब ने इसको फिर एक और भी इसके ऊपर पॉइंट रेज किया, वॉर हैज़ बिकम अ बिजनेस। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली भरपूर अंदाज में कमा रही है, बिटकॉइन ले लीजिए, या उसके बाद बैरन ट्रंप जो कि ऑयल की ट्रेडिंग में उनका बेटा किस तरह से मुलविस है, क्या आप इस पॉइंट को वैलिड समझ रही हैं? देखिए, ब्रिगेडियर साहब की माशाल्लाह बहुत गहरी नज़र है इंटरनेशनल रिलेशंस पे। मैं उस पे
कोई राय नहीं दे सकती। सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इस पे जो है ये हाँ और ना में काफी बेटिंग हो रही है, काफी पैसा बनाया जा रहा है। इसके दलाइल अमेरिकन मीडिया ने दिए हैं, जी। ये हमारी कहने की बात नहीं है। तो जब इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, जी। फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है उसकी रेजोल्यूशन इनके इंटरेस्ट में नहीं रहती। हम्म। इसलिए आने वाले दिन काफी नाजुक और खतरनाक है। मैडम, जिस तरह से अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ये इंदिया भी दिया, कहा कि हम किसी हतमी मुआहदे की जानिब भी बढ़ सकते हैं, तो क्या आप देख रही हैं कहीं ना कहीं पर कोई सिफारती कोशिशें भी चल रही हैं? वहीं पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता भी कहा और रिक्वेस्ट भी रब्ता किया और रिक्वेस्ट भी की कि ये जो हालिया हमले और इन हमलों की वजह से जिस तरह से अभी मईशत और बाबुल मंदब की अगर हम बात कर ली जाए, जिस तरह से हौसियों ने वहाँ पर सिलसिला शुरू कर रखा है, तो यहाँ की मईशत को बताने के लिए आप मिडिल ईस्ट से कोशिशों को किस तरह से देख रही हैं? देखिए, मिडिल ईस्ट इस वक्त बहुत ज्यादा नाजुक हालत में है। हम्म। उनकी सारी जो इक्तिसादी पैराडाइम था वो सिक्योरिटी बेस्ड था। हम्म। और जब से ईरान के हमले उधर हुए हैं, भले वो दुबई में हुए हों, कतर में हुए हों, जिधर जिधर बहरीन में हुए हों, उससे इनका जो एक मिथ था वो बस्ट हो गया है। हम्म। और क्यों मिथ बस्टिंग हुई है, तो उनका बेसिक इकोनॉमिक पैराडाइम जो है हम्म। वो शटर हुआ है। हम्म। सो उनके लिए अब ये एग्जिस्टेंशियल इशू बन गया है कि आप जो है इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करें, हम्म। यहाँ पे सिक्योरिटी की हालत बहाल हो ताकि उनकी इक्तिसादी हालत हम्म। वो बहाल कर सकें। जो डैमेज हुआ है वो रिस्टोर तो शायद ना हो सके, हम्म। लेकिन कम से कम नुकसानात मिनिमाइज किए जाएं। हम्म। तो वो बहुत डिफरेंट सिचुएशन में है। हम्म। दूसरी तरफ आपने हुतीज की बात की। हुती से सऊदी अरेबिया के लिए बहुत बड़ा मसला शुरू हो गया है, इसलिए कि पहले तो वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से उनका तेल आता था, बाकी गल्फ स्टेट्स का भी वहीं से आता था। जी। लेकिन क्योंकि ये हमेशा से ईरान के ऊपर इनको शक रहा, हम्म। तो इन्होंने अपनी एक अलग पाइपलाइन बिछा ली भी थी जो सीधा बाबुल मंदब पे जाती थी। हम्म। अब हूतियों ने जब वहां पे अटैक किया तो सऊदी अरेबिया के लिए दोनों तरफ से जो है वो उसकी एक्सपोर्ट जो है वो रुक गई है। हम्म। थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, हम्म। कहीं और से वो निकाल रहे हैं, हम्म। लेकिन उससे उनके जितना वो विजन 2030 था हम्म। प्रिंस सलमान एमबीबीएस का, हम्म। वो जो है अब बहुत ज्यादा खतरे में आ गया हुआ है। इसी तरह आप देखिए कि कुवैत का भी अपना एक विजन था, यूएई का अपना था। इन सब ममालिक जो हैं इनके जो विजन्स थे फॉर द नेक्स्ट 10 years वो बिल्कुल जो है वो रीजा रीजा हो गए हैं। हम्म। सही। तो वो अब ट्रम्प साहब से दरख्वास्त कर रहे हैं कि देखिए आपका जो भी मसला है हमारे कंधे पे बंदूक ना चलाइए। और मेरा ख्याल है दबे अल्फाज में ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकन यहाँ पे जो बेसिस हैं वो ख़त्म हो जाएं तो बेहतर है, क्योंकि उन्होंने इनके दिफा के लिए तो कुछ नहीं किया। जब इसराइल ने जो है दोहा पे अटैक किया था, तो अमेरिकन बेस ने तो इनको 5 मिनट पहले बताया कि आपके ऊपर मिसाइल गिरने वाला है। हम्म। हालांकि उनको अच्छी तरह पता था कि कहाँ से चला, कितनी देर, कितने रास्ता क्रॉस करके आया है। हम्म। तो उस वजह से उनको ये भी जो एक मिथ था कि जी अमेरिकन उनकी हिफाजत के लिए, वो टूट गया। हम्म। तो उन्हें वादे हो कि अमेरिका हमारे हिफाजत के लिए नहीं है, वो इसराइल के हिफाजत के लिए है। हम्म। और अगर ये रहता है तो हमारे खतरात बढ़ जाते हैं। हम्म। तो उससे ईरान का हदफ था कि अमेरिका को यहाँ से निकाला जाए, जो कि मेरे ख्याल में चीन के भी इंटरेस्ट में है। हम्म। वो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है हम्म। कि अमेरिका यहाँ से खारिज हो जाए। सही। और ठीक। अगर अमेरिका से खारिज होता है हम्म। तो फिर अमेरिकन की तरह से अपने आप को रीडिफाइन करें, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी भी इस वक्त बहुत जो है वो मुश्किलात उसको दरपेश है। हम्म।
और फिर उनका जो मिड टर्म पोल्स आ रहे हैं उसमें ट्रम्प साहब का भी जो सियासी मुस्तकबिल है वो काफी मतलब डामाडोल है। हम्म। और इसराइल के लिए इस वक्त ये लाजिम है कि वो शर करे यहाँ पे। हम्म। उनके लिए ये एग्जिस्टेंशियल इशू इसलिए बन गया है कि नेतन्याहू जैसा सियासतदान, जितने भी सारी दुनिया में एक ही जैसे होते हैं, मेरे ख्याल है एक ही मिट्टी से बनते हैं सारे सियासतदान, हम्म। तो वो अपने सियासी मकसद के लिए उसको लाजिम है कि वो ठीक है। तखरीबकारी करे। सही। अगर वो सही। तखरीबकारी नहीं करता हम्म। तो ऑलरेडी उनके कोर्ट्स ने फैसला 3 केसेस में उसके खिलाफ जो है जी। मतलब कहने को दे दिया हुआ है, लिखा नहीं है अभी, वो पोस्टपोन किया हुआ है, उन्होंने लिखा जो है वो पोस्टपोन किया हुआ है। हम्म। तो इसके पास ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि वो इतनी तबाही करे सही। कि वो जो अक्टूबर में उनकी इलेक्शंस आ रही हैं उसमें वो हारे ना, क्योंकि हारा तो सीधा जेल जाएगा। तो सही। उसके लिए जीतना जरूरी है और जीतने की तैयारी जरूरी है। सही नाज़रीन, जिस तरह से ब्रेक से पहले हम ये गुफ्तगू कर रहे थे, मैडम नाइला साहिबा ने भी इसके ऊपर गुफ्तगू की कि ख़ास तौर के ऊपर अगर हम सऊदीया की बात कर ली जाए या जो अमरीकी बेसिस इस वक्त मौजूद हैं मिडल ईस्ट के इन कंट्रीज़ में, तो अमरीका ने किस तरह से दिफा किया है और वो हम सभी जानते हैं। लेकिन अब क्या इन अमरीकी एयर बेसिस का यहाँ पर होना, मौजूद होना, और उसके बाद क्या प्रेशर बढ़ाया जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि आपने हमारा दिफा नहीं किया है, और उसके बाद बेनिफिट्स की जहाँ पर बात की जाए सऊदीया की ख़ास तौर के ऊपर इतनी सरमायाकारी अमेरिका में मौजूद हैं, तो क्या ये एक प्रेशर बिल्डिंग पॉइंट हो सकता है? बिगिरी साहब से जान लेते हैं। बिगिरी साहब, क्या आप अग्री करते हैं इस बात से, अमेरिका जो कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रहा है, वहीं पर अमेरिका के ऊपर सऊदीया की अगर हम इन्वेस्टमेंट भी देख लें, पिछले दिनों जब सऊदी वली अहद अमेरिका भी गए हुए थे, $600 मिलियन की उन्होंने वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट भी की, तो क्या ख़ास तौर के ऊपर सऊदी अरब अब कोई प्रेशर बिल्ड कर सकता है इस हवाले से? जी बिल्कुल, मतलब महिला ने जो चीजें कही उन्हीं को बिल्कुल ठीक है, उन्हीं को लेके आगे चलते हुए आप तो बात करते हैं कि जी अमेरिकन जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। अभी आपको याद है कि कतर जो है वो अमेरिकन का एक बेस हाउस करता है और बहुत बड़ा बेस है, लजीज एयर बेस जो, और उसका लिंकेज जो है इसराइल के साथ भी बनता है। वहाँ पे उनके भी जहाज पिछले दिनों में लैंड करते रहे और अमेरिकन इसराइल की बड़ी कॉपरेशन रही है। कतर आपको पता है एक नेगोशिएशन भी होस्ट कर रहा था और वो नेगोशिएशन वॉर के सिलसिले में भी थे। लेकिन आज अगर आपने वो इसराइल वहाँ पे थिंकिंग देखे ना, इसराइलियों की, यहूदियों की और अमेरिकन की थिंकिंग देखे कितनी कॉमन है। अमेरिकन, तो मैं अमेरिकन की बात करता हूँ तो मैं अमेरिकन लीडरशिप की बात करता हूँ जो कांग्रेस में होते हैं, जो उनके अपना प्रेसिडेंट्स होते हैं, जो भी रहे पिछले। पहली बात तो यह है कि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखें जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे हैं, हर प्रेसिडेंट के जमाने में एक ना एक इस्लामी मुल्क तबाह हुआ। इराक तबाह हुआ, सीरिया तबाह हुआ, लिबिया तबाह हुआ। तो बुनियादी तौर पे ये जितने अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैं, दे आर दी बेंचमार्क ऑफ टेररिज्म। ये लोग जो हैं ये टेररिज्म को फाइनेंस करते हैं और सबसे ज्यादा टेररिज्म जो जनरेट करता है, इट गेट्स जनरेटेड बिकॉज ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स फॉरेन पॉलिसी। और बाराक ओबामा ने पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक्स किए थे जो आपके नॉर्थ और साउथ वजिस्तान में हुए थे, उसको उन्होंने अमन का नोबेल प्राइज दे दिया। ये शायद जिसने दुनिया में 60 जंगे करा चुका है, बड़ा होकर खड़ा होकर कहता है कि जी मुझे अमन का नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अब बात ये इनके लिए मिडिल ईस्ट में कोई दोस्त नहीं है। दे वांट टू एक्सट्रैक्ट मनी आउट ऑफ मिडिल ईस्टर्न। अभी कतर ने कितना बड़ा जहाज दिया था इस ट्रंप को जो एक्सट्रीम फाइल का मुजरिम है, तो उसके बावजूद इसने कतर पे हमला किया। अभी इजराइल का एक प्राइम मिनिस्टर है, पुराना एक्स प्राइम मिनिस्टर है, और क्या नाम है उसका, नफ्ताली बेनेट मेरा नाम है उसका, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। उसका कल स्टेटमेंट थी जो टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी थी, चैनल 12 को स्टेट अपना इंटरव्यू दिया। हमारा इस वक्त हमारा कतर जो है वो ईरान से ज्यादा बड़ा दुश्मन है, ईरान से ज्यादा खतरनाक हमारे लिए कतर है, क्योंकि कतर नकाबा को सपोर्ट करता है। कतर के अंदर अल जजीरा है, अल जजीरा लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, अल जजीरा अमेरिकन पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करता है। तो याद रखिए ये वो कौम है, ये जो आपको ये न्यो कॉन्स और ये जो जॉर्डिज्म और ये अपना जॉनिस्ट के जो दहशतगर्द बैठे हुए हैं, जिनके ये लीडर हैं, जितने अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स रहे हैं, चाहे वो जो बाइडन था,
चाहे वो अपना कमाला हारिस थी, चाहे वो बुश था, बड़ा बुश था, छोटा बुश था, चाहे वो, ये सारे टेररिज्म को जनरेट करते, दुनिया को तबाह करके ये खुश होते। इनकी डिजायर है कि पूरी दुनिया को तबाह करके सिर्फ अमेरिकन को ठोस दो पूरी दुनिया में, अमेरिकन पॉलिसी चलाओ। वो जो कहते हैं ना, आगे अपनी फॉरेन पॉलिसी मुल्कों में लेके आते हैं, कनपट्टी पे गन रख के कहते हैं इधर माई वे और दी हाईवे। तो ये जो तमाम चीजें, ये क्या प्रोटेक्शन, ये तबाही फैलाएंगे गल्फ कंट्रीज में। ये जितनी चीजें जिहादिज्म की, दहशतगर्दी की है, उन सब की एक्सटेंशन है अमेरिकन प्रेसिडेंटशिप। तो किस तरह आप समझते हैं कि वो गल्फ कंट्रीज को जो वो सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे? यानी जिस मुल्क ने जहाज दिया, उस मुल्क या जिस मुल्क ने उनको सपोर्ट किया, जो मुज़ाकरात करता है, उसको ये कहते हैं कि जी वो हमारा, इजराइल कहता है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा डेंजरस है, इट इज मोर डेंजरस एज कंपेयर टू ईरान। तो ये जो धोखा था ना, ये जो एक पर्दा था कि जी हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, इनका सिर्फ काम है पैसे खाना गल्फ कंट्री, उनकी दौलत चूसना। उनको अभी जैसे वो गल्फ कंट्रीज बड़ी खुशी से अपनी लुटाते हैं, कभी जहाज देते हैं, कभी वो ट्रम्प की बीवी को बेताशा तोहफे देते हैं, कभी वो जैरेड कुशनर से मुज़ाकरात, वो भी उनके आगे जो है बेवकूफ बन के लगे हुए हैं। तो जब तक ये उनकी बेवकूफी की फिजा और इनकी दहशतगर्दी की और गन मेकिंग की फिजा चलती रहेगी, और जिस वक्त तक अमेरिका अपना असला बेचने के लिए जो बुनियादी तौर पे उनकी इंडस्ट्री का या उनकी रिसोर्सेज का बहुत बड़ा पावर सोर्स है, जिस वक्त तक वो चलता रहेगा, उस वक्त तक वो मिडिल ईस्ट को कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, मिडिल ईस्ट को ब्लैकमेल करते रहेंगे। अब उनको समझना चाहिए कि अपनी सिक्योरिटी को खुद ही क्रिएट करो, नए पावर ब्लॉक बनने चाहिए, नए अलायंसेस बनने चाहिए, तब मिडिल ईस्ट के अंदर अमन आएगा। अदरवाइज अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को तबाह करके रहना है, ये उसकी पॉलिसी है, क्योंकि ग्रेटर इजराइल जो है वो अमेरिका की मर्जी से इम्प्लीमेंट हो रहा है। अमेरिकन की जब हम बात करते हैं, वी टॉक ऑफ द अमेरिकन लीडरशिप, वी टॉक ऑफ पीपल लाइक लिंडसे ग्राहम, जो खुद तो जहन्नुम वासिल हो गया है, लेकिन उस तरह टेड क्रूज और इस किस्म के बहुत सारे ऐसे दहशतगर्द अभी भी अमेरिकन कांग्रेस के अंदर मौजूद हैं, जो एपेक से पैसे का, अभी आप देखिए एक अमेरिका के एक बड़ी अपना एक डेमोक्रेट के एक सेनेटर हैं, वो अपना थॉमस मासी का इंटरव्यू छपा है। उन्होंने कहा कि इजराइल लॉबी ने मुझे हराने के लिए $30 मिलियन लगाए थे, मुझे हराने के लिए और रिपब्लिकन कैंडिडेट को जिताने के लिए, लेकिन वो तो मैं जीत गया, इसलिए कि मेरी सेव। इससे अंदाजा लगाइए, जब तक वो एपेक जैसे दहशतगर्द बिलियनर मौजूद हैं, वो मिडिल ईस्ट को सर बजा फरमाया आपने। मैडम नाइला साहिबा की जाने बढ़ेंगे। मैडम, जिस तरह से बगेरी साहब ने भी बात की, इन अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के लिए खासतौर के ऊपर ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, पैसा चूसने का एक जरिया बन गया है। अगर हम रिसेंट लास्ट डेकेड की बात कर ली जाए, बाराक ओबामा इराक एंड देन जो बाइडन इज अफगानिस्तान एंड नाउ अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात कर ली जाए, वो जिस तरह से अभी ईरान के साथ सिचुएशन बनी हुई है, तो क्यों ये अपने ऑल्टरनेटिव ज़राए की जानिब क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्या ये एक फेस सेविंग का जरिया भी है कि अमरीकी अवाम को तो अब बेवकूफ़ बनाना एक बहुत मुश्किल सी चीज़ हो गई है, लेकिन जिस तरह से गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ रवैया रखा जा रहा है, ख़ासतौर के ऊपर ख़ुद इन कंट्रीज़ को भी डिसाइड करने की ज़रूरत है, तो आप इस सिचुएशन को किस तरह से रिलेट करती हैं? देखिए, जहाँ तक तो अमेरिका की बात है, उनको अब लेने की देने पड़ रहे हैं, क्योंकि पहले तो उन्होंने खूब पैसे यहाँ ले लिए। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी फरमाया, आपने भी जिक्र किया कि उनको जहाज भी मिला, बड़ी उनको इन्वेस्टमेंट्स भी गल्फ स्टेट से मिली जी। लेकिन अब आपको पता है यूएई ने जो है ओपेक को छोड़ दिया है जी। और ये जो है उन्होंने खत लिखा ट्रम्प को कि हमें जो है 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स चाहिए हैं कि हमारी जो है इकोनॉमी आपकी जंग की वजह से खराब हो रही है और हमें जो है अब उसकी वॉर रेपरेशंस चाहिए हैं। और इस तरह धीरे धीरे बाकी ममालिक भी अमेरिका से कह रहे हैं कि आपकी जंग से जो हमारे नुकसानात हुए हैं उसमें अमेरिका जो है वो भरे। और अभी रिसेंटली आई थिंक कांग्रेस ने जो है वो बिल पास किया ये यूएई और इजराइल को पैसे देने के लिए जो उनके जंग में नुकसानात हुए हैं। सो इस वक्त बहुत जिसे कहते हैं ना खिचड़ी पकी हुई है और बहुत सारी चीजें इकट्ठी, बहुत सारे अंडर करेंट्स इकट्ठे चल रहे हैं। तो उसमें हमें जो है वो
बड़ा लॉजिकल और बड़ा प्रैग्मेटिक किस्म का एनालिसिस करना है जी। कि ये हालात किस रविश चल रहे हैं, और इसमें पाकिस्तान जो कि जिसने बहुत अच्छा साहसी का रोल प्ले किया और इस पूरे खित्ते में उसकी जो इज्जत अल्लाह ने दी, उसको हमने मेंटेन कैसे करना और अपनी इकोनॉमी को कैसे सैल्वेज करना है। सही। और उसके लिए हमारी हुकूमत इस वक्त इन काविशों में लगी हुई है। आने वाले दिनों में हो सकता है मजीद एनर्जी क्राइसिस बढ़ जाए, क्योंकि अगर ये जंग, क्योंकि ये तो पॉज है ना, जंग खत्म तो नहीं हुई है, जी। दिस इज अ पॉज। तो ये जब दोबारा शुरू करेगा इसराइल, तो डेफिनेटली करेगा ही करेगा, और अमेरिका उसके साथ है। तो उसमें फिर जितना भी ऑयल एक्सपोर्ट का इशू बन रहा है, जी। उसमें पाकिस्तान, क्योंकि आप देखिए अभी कुछ महीना पहले पेज़ेश्कियान साहब जो सदर ईरान है वो यहाँ आए थे, और हमने बॉर्डर ट्रेड की बात की थी, हमने बॉर्डर मैनेजमेंट की बात की थी कि हम ईरान से अगर लैंड के थ्रू जो है वो अपनी ट्रेड और अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकें। और इसमें चीन का भी एक बहुत अहम रोल है, सही। जो कि समझ जरूरी है। सही। चीन का मुझे जो बहुत जी। इंटरेस्टिंग बात लगती है सही। कि वो वेस्टर्न मॉडल को फॉलो नहीं कर रहा। सही। जो आपको वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी हम अभी बात करते हैं, चाहे वो बाइपोलर वर्ल्ड था मैडम, या इसी उससे इसी इसी वर्ल्ड ऑर्डर की जानिब आएंगे मैडम। नाज़रीन, मैडम नाइला की जानिब भी बढ़ेंगे, जिस तरह से वो अपनी गुफ्तगू कर रही थी। मैडम कंटिन्यू कीजिएगा, वो ख़ास तौर के ऊपर वर्ल्ड ऑर्डर और ये कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान की भी आपने बात की इसमें। जिस तरह से फील्ड मार्शल की तारीफ़ें करते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और क्या अब मज़ीद किरदार अदा कर सकता है पाकिस्तान इसमें? देखिए, पाकिस्तान को तो किरदार तब अदा करना है जब आप अपनी इकोनॉमी को संभाल लें। वो आपके लिए सबसे अहम है, इस जी। वक्त आपकी हुकूमत के लिए वो सबसे अहम है। हम्म। सालसी का हमने बेमिसाल रोल अदा किया है, लेकिन जो वॉरिंग पार्टीज हैं उन्होंने जंग बंद करनी है। आप तो जंग का हिस्सा नहीं है, आप तो सिर्फ सालसी कर रहे हैं। सो ये जो पूरा एक बन गया है, पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है उसमें, कि ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया है वो अमेरिका और इसराइल के कैलकुलेशन से बहुत बईद था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये ऐसे होगा। सही। तो जो वर्ल्ड ऑर्डर की मैं बात कर रही हूँ, अब उसमें मिडिल पावर आप देखें कि किस तरह से एक सुपर पावर को मुकाबला कर रही है उससे। और उसके बाद में जो चीन की बात कर रही थी, कि चीन जो है वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर की डेफिनेशन में अपने आप को नहीं डालना चाहता, सही। इसलिए वो फिजिकल कन्फ्रंटेशन जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर के इनहेरेंट है, उसको वो बिल्कुल शी जिनपिंग साहब ने डिसाइडेड कि वो ऐसे नहीं करेंगे। उन्होंने शेयर्ड फ्यूचर फॉर ह्यूमैनिटी की बात की, और अब ज्यादा ममालिक उस तरफ ज्यादा माइल हो रहे हैं, क्योंकि जंगों में जो नुकसान हो रहा है, चाहे वो जानी हो, चाहे वो माली हो, चाहे वो इक्तिसादी हो, उसको अब डील करना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। सो अमेरिका की भी जो सुपर पावर स्टेटस है वो अब रीडिफाइन होगा। और जो गल्फ स्टेट्स हैं, जो आप जीसीसी कहते थे, जो गल्फ काउंसिल थी, उसको भी अपने आप को रीडिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने जिस तरह हमले किए उससे गल्फ के अंदर दरारें जो हैं वो जाहिर हो गई हैं। अब उन दरारों को किस तरह से ये सीमेंट करेंगे या रीस्ट्रक्चर करेंगे, ये अभी देखने वाली बात है। सो इस वक्त द सिचुएशन इज क्वाइट फ्लूइड एंड वेरी डेलिकेट। प्रिडिक्शन में अभी कुछ ना कर पाऊंगी। सही। सही। बिगेरी साहब की जाने बढ़ेंगे। बिगेरी साहब, अगर मैं अपने मुल्क की बात कर लूँ, अगर दीगर ममालिक की, सऊदी अरब हो गया, इंडिया, बांग्लादेश एंड दीगर कंट्रीज़, वहाँ पर
मईशत इतनी डामाडोल नहीं हुई है, वहाँ पर पेट्रोल इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है जितना ज़्यादा मुल्क मेरा मुतासर है। आज अगर हम पेट्रोल की कीमतों की बात कर लें, जहाँ पर पहले 15 दिन का था, फिर 7 डेज़ का हुआ, और अब तो डेली एक बम गिरा दिया जाता है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर। वहीं पर फिर पाकिस्तान ने किस तरह से सालिसी का किरदार भी अदा किया है। इस्लामाबाद टॉक्स को भी हमने देखा है और फील्ड मार्शल की तारीफ़ें भी हमने सुनी है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किरदार, मोहसिन नकवी का किरदार। तो एक मरतबा फिर से मैं तो ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान की मईशत की बात करूँगा कि इसको बेटर करने के लिए क्या ये इम्पॉर्टेंट नहीं होगा कि एक मरतबा फिर से कोशिशें की जाएँ? मैं मैडम नायला ने भी कहा कि पाकिस्तान को इंटरनल तवज्जो देने की जरूरत है, और मैं मलिया लोधी साहिबा का इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने भी उनके लफ्ज थे जो टीवी पे आता था, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि जी हम दुनिया के अमन के लिए बहुत काम कर चुके हैं, अभी अपने इंटरनल अमन पर तवज्जो दें। और इंटरनल अमन का ये मतलब नहीं है, एक तो हम जंग लड़ ही रहे हैं ना, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, और उसमें पता है रोजाना अब तो आजकल तो ये हो गया 10 रात के होना, 11 होना, परसों हंगूम पे अटैक हुआ, कल 30-31 को वजीरिस्तान में हुआ, जहाँ पे एक मेजर साहब उनके साथ कुछ लोग गए और कुछ दूसरे साथ दहशतगर्द भी मारे गए। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, इट्स नॉट एन इजी सिचुएशन, इट्स अ वेरी 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 डेंजरस सोल्यूशन। बलूचिस्तान में कहूंगा चल रहा है, केपीके में जो कुछ हो रहा है, तो देयर इज अ नीड टू कंसंट्रेट इनसाइड आल्सो। इनसाइड कंसंट्रेशन का मतलब भी है वो नॉर्मल कंसंट्रेशन नहीं, लेकिन अब वो किस तरह हो, क्योंकि आप देख रहे हैं जो आप कह रहे हैं पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें रोज बढ़ रही हैं, मतलब ये बेस्ट गवर्नेंस की इससे बड़ी दुनिया में कोई मिसाल नहीं होती। आपने आज जो पेट्रोल लिया है, फर्ज करें आपने 100, एक सिचुएशन में देखिए कि आपने आज पेट्रोल $100 पर बैरल पे लिया है और आपने 15 दिन का स्टॉक लिया है, तो वो $100 का जो पेट्रोल है 15 दिन तो चलेगा ना जी। तो रोजाना मतलब है, ये तो नहीं हो रहा कि आप रोजाना पहले वो ये रिटेल तो नहीं चल रहा, रिटेल के पेट्रोल आप रिटेल पे तो नहीं खरीद रहे कि रोजाना आप सऊदी अरब को रिंग करते कि यार 10 लीटर पेट्रोल भेज देना, 15,000 लीटर पेट्रोल भेज देना, और रोजाना आपको टैंकर नहीं आ रहे टैंकर तो एक दफा आता है जी। आप अंदाजा लगाइए ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है कि रोजाना बांग्लादेश में रोजाना बढ़ रही है, इंडिया में रोजाना बढ़ रही है, वो भी हमारे साथ ही इफेक्टेड है ना। तो इससे बड़ी मिस गवर्नेंस और करप्शन जो है उसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती, और उसका सबूत जो है, उसके ऊपर सबूत जो है वो आपको मोहसिन नकवी ने पेश कर दिया, जब उसने कहा कि हमारा सिस्टम जो है वो फेल हो गया है, हमारा सिस्टम करप्ट हो गया, हमारा सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया, और बिल्कुल ठीक है, और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तबाह हुआ। जब सिस्टम तबाह हो जाए, जब सिस्टम तबाह हो जाते हैं तो रोजाना ही पेट्रोल की कीमत, अभी तो शुक्र है इन्होंने घंटे बाद नहीं बढ़ाई ये घंटे बाद भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि जो आपका वर्किंग, जो आपका लॉजिक है, जो लॉजिक है, यानी आपको वजीर पेट्रोलियम लॉजिक देते हैं कि जी हम रोजाना कीमतें बढ़ाते हैं तो कम बढ़ती हैं, 15 दिन बाद बढ़ाते हैं तो ज्यादा बढ़ती है, तो आप 4 रुपए रोजाना अगर कीमत बढ़ा रहे हैं तो 15 दिन से जरा देख लें, जवाब क्या आएगा, 60 रुपए आएगा। तो आप अगर 15 दिन बढ़ाते हैं, बाद बढ़ाते तो आप 70 रुपए बढ़ाते, सही। एक ही चीज को नाक को इधर से पकड़े, तो ये अब वो समझते हैं। दूसरी बात ये है, पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर जितने लोग रहते हैं वो समझते हैं कि अवाम बेवकूफ है, वो ना उनको ना मैथमेटिक्स आती है, ना सोशल साइंसेज आती है, ना कैलकुलेशन आती है, हम जो कहेंगे वो उस चीज को बिलीव करें। इसीलिए सिस्टम चूंकि आपका तबाह, और सिस्टम के अंदर रहते हुए भी जो आपने एक्सटर्नल फ्रंट पे जो काम किया है, और जो 14 पॉइंट्स का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, उसको पाकिस्तान ने तो वायलेट नहीं किया, उसको तो अमेरिका ने वायलेट किया, या उसको ईरान ने वायलेट किया। अगर ईरान ने 2 जहाजों पर फायर किया है तो मैं सोचता हूँ उनको नहीं करना चाहिए था, उनको अपने हसार में ले लेते, उनको कंट्रोल कर लेते। तो बात यह है दुनिया के अंदर जब जंग जारी है उसके इकोनॉमिक इफेक्ट्स तो आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो अगर जंग ना आएंगे, ये मेरी बात देख लीजिएगा कहीं, जंग तो एक बहाना है ना, अदरवाइज तो IMF एक जंग ही है ना हमारे लिए। IMF भी अमेरिका का डंडा है हमारे लिए एक तरह से, वो कहते हैं आपको ये पेट्रोल बढ़ाएं, आप 180 रुपए लेवी लगाते हैं पेट्रोल। और उसके अलावा देख लीजिए जो अभी जो आपकी सैलाब, बारिशी सैलाबों से जो कुछ हो रहा है, वो क्या हो रहा है, पूरे का पूरा पंजाब या पूरा सिंध कहाँ जाके बैठेगा। आदमी, एक गरीब आदमी जिसका मोटरसाइकिल डूब गया है, वो क्या करेगा,
बात कहने की ये है कि जब सिस्टम जिस तरह कहा गया है, एंड दिस सिस्टम नीड्स टू सिस्टम बी का चेंज। बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रिगेड साहब, आपने बजा फरमाया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन द शो। एंड मैडम नाइला चौहान साहिबा, साबिक सफ़ीर, आपने भी ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया मैडम साहिबा। और मिडल ईस्ट की सिचुएशन जिस तरह से इस प्रोग्राम में बात भी हुई, और बदलती हुई सूरत हाल, हर दिन नए बयानात, ख़ासतौर के पर अमरीका और उसके बाद ईरान की जानिब से भी, और हालिया बयानात यही हैं कि अमरीका ने फ़िलहाल इस हमले को मौखर किया है, लेकिन ईरान की जानिब से अभी तक अमेरिका को यही कहा गया है कि आप एक हमला करेंगे तो हम इसका जवाब 10 हमलों के जवाब में आपको दिया भी जाएगा। आज के प्रोग्राम पाकिस्तान और दुनिया से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए साथ।